हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका फ्रेंड, फार्मा कोच और गाइड सौरभ एक बार फिर से आपके सामने अपने चैनल फार्मा एलेक्जर के साथ आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आई थिंक कि सभी लोगों को इसके बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली रिलेट करता है पूरी तरीके से दवाओं के ऊपर, और वो किस तरीके से मार्केट में आती हैं, उनका क्या प्रोसीजर होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे इन अ जनरल वे। ठीक है। तो उसमें कोई भी जब नई ड्रग इन्वेंट होती है, बनती है, ठीक है, लैब में उसको बनाया जाता है, तो वो किस तरीके से मार्केट में आती है, मार्केट में आने के बाद किस तरीके से लोगों के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, इन सब की मॉनिटरिंग किस तरीके से होती है, और इसके कितने फेजेस होते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ये सारी जानकारी आज हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से एक नई ड्रग आती है और उसका हम लोग यूज़ किस तरीके से करते हैं, और ये कितना एक बड़ा प्रोसेस है। ठीक है। तो बेसिकली हम इसको कोई भी नई ड्रग बनी तो वो दो पार्ट्स में रियली पहले बांटी जाती है, जैसा कि हम जानते हैं या नहीं जानते हैं। जो ऑब्वियसली जो फार्मेसी फील्ड से होंगे तो उन्हें पता होगा कि प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है और दूसरा क्लिनिकल ट्रायल होता है। तो मैं यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि प्री क्लिनिकल ट्रायल का मतलब होता है कि हम वो टेस्टिंग दवा की जो कि जानवरों के ऊपर करते हैं, ठीक है, लैब में करते हैं, सेल लाइनिंग्स के ऊपर करते हैं, एंजाइम्स के ऊपर करते हैं, निकाल के जो भी चीज़ बाहर से करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है। और क्लिनिकल ट्रायल किसे कहते हैं? क्लिनिकल ट्रायल उसे कहते हैं जब इसको हम लोग डायरेक्टली, जब प्री क्लिनिकल से चीज़ें पास हो जाती हैं तो उसको हम लोग क्लिनिकल ट्रायल मतलब कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर टेस्ट करते हैं। ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ रहा होगा कि क्लिनिकल ट्रायल किसे कहते हैं। कोई भी ड्रग तब तक मार्केट में नहीं आ सकती, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती है जब तक कि उनके ऊपर इस तरीके के ट्रायल्स ना किए जाएं, क्योंकि ये ड्रग की बात है और ड्रग के अपने बहुत सारे इफ़ेक्ट्स और साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उसको बिना चेक किए हुए हम लोग मार्केट में नहीं ला सकते हैं। इसी के लिए ये प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ट्रायल्स बने होते हैं। ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा वाइडली डिस्कस करेंगे कि क्लिनिकल ट्रायल्स क्या है, इसका एस्पेक्ट क्या है, इसका प्रोसीजर क्या है, इसका जो इफ़ेक्ट होता है पेशेंट के ऊपर, नॉर्मल इंडिविजुअल्स के ऊपर जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं, उसकी रिपोर्टिंग किस तरीके से होती है, उसका पर्सपेक्टिव क्या होता है, और रेगुलेटरी बॉडी या रेगुलेशन इंडिया में कैसे है, कैसे इसके उसको देखा जाता है, कैसे उसके ऊपर निगाह रखी जाती है, सर्विलांस किया जाता है कि हमारा क्लिनिकल ट्रायल जो हम कर रहे हैं वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, बहुत बड़ी अच्छी नामी गिरामी कंपनीज़ हैं जो कि हमेशा सतत रिसर्च कर रही हैं ताकि नए नई डिजीज़ों के लिए नई नई दवाएं आ सकें। जैसे कि कैंसर है तो उसके लिए अभी भी बहुत सारा स्कोप है नई ड्रग्स के लिए। तो नए ड्रग्स हम ला रहे हैं तो उनको हमें उनकी सेफ्टी, इफ़िकेसी, सारी चीज़ें हमें टेस्ट करनी पड़ती है। ठीक है। तो उसी तरीके से अदर डिजीज़ भी हैं, चाहे हम डायबिटीज़ ले लें, चाहे हम डिप्रेशन की दवाइयाँ ले लें, तो हर एक ड्रग जो भी नई बन रही है या हम किसी पुरानी ड्रग में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन करने का मतलब उसमें कुछ उसके केमिकल फार्मूले में कुछ हम चेंजेस कर रहे हैं, तो उनका भी हमें प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल सारे ट्रायल करने पड़ते हैं। ठीक है। तो जब हम कोई भी ड्रग कंपनी बनाती है तो उसके बाद वो इस प्रोसेस में आती है, और इसका उद्देश्य यही होता है ताकि हम नई ड्रग को लॉन्च करें जो कि सेफ़ हो, एफिकेसियस हो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो, और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट पहुंचा सके। ये इसका बेसिक हम कह सकते हैं कि एक क्राइटेरिया है ताकि एक अच्छी ड्रग मार्केट में पहुंच सके। ठीक है। क्योंकि इसको करना और इसको लार्ज स्केल पे करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल पे ड्रग का इफ़ेक्ट अलग हो सकता है, क्योंकि हमारे जेनेटिक बिल्डअप ऐसा है कि सारे लोग जेनेटिकली एक दूसरे से अलग हैं। तो दवाओं का मतलब वो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो उसका एक केमिकल नेचर है, फार्मूला है जो कि इफ़ेक्ट करता है हर एक पेशेंट को अलग तरीके से। ठीक है।
तो अब इसके प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। तो प्री क्लिनिकल से कोई भी ड्रग निकल के चली आई जो जानवरों के ऊपर टेस्ट होकर चली आई है, जहाँ से हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तो उसके बाद वो आती है हमारे क्लिनिकल फेज में। क्लिनिकल फेज में भी हमारे पास 4 फेजेस होते हैं, जिसको कि हम फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फेज 1 में जो हम टेस्टिंग करते हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 इंडिविजुअल्स के ऊपर हम ड्रग को चेक करते हैं, ड्रग को देते हैं पेशेंट को, और फिर उसका इफेक्ट वो कितनी देर में उसका पूरा ADME प्रोसेस, मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, मतलब ड्रग आपने जब ली तो वो कैसे एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी देर में एब्जॉर्ब हो रही है, साइट ऑफ एक्शन पे कितनी देर में पहुंच रही है, अपना इफेक्ट कितनी देर तक शो कर रही है, मेटाबोलाइज किस तरीके से हो रही है और वो बाहर किस तरीके से निकल रही है, इसका अध्ययन हम लोग करते हैं और इसका एक डेटा पूरा हम बनाते हैं ताकि उस ड्रग के बारे में हमें मालूम पड़ता जाए। तो स्टार्टिंग फेज 1 में हम लोग 10 से 20 इंडिविजुअल के ऊपर कोई भी ड्रग टेस्ट करते हैं। उसके बाद जो है फेज 2 में आती है वो चीज़, और वहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल्स की संख्या बढ़ाते हैं, लगभग 20 से 50 तक जाते हैं, क्योंकि हमें वेरिएशंस चेक करने हैं कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल पे ये किस तरीके का इफेक्ट शो कर रही है, इसके बारे में हमें जानकारी मिल सके। तो जब फेज 2 क्लियर हो जाता है, वहाँ पे ड्रग की एफिकेसी, सेफ्टी, सारी चीज़ें हम चेक करते हैं और वो वहाँ से भी निकलती है, तो वो आती है फेज 3 ट्रायल्स में। और फेज 3 ट्रायल्स में हम अब नंबर्स को बढ़ा के, इंडिविजुअल के नंबर को बढ़ा के 50 से 200 इंडिविजुअल तक इस पे टेस्ट करते हैं किसी भी नई ड्रग को। ठीक है, तो वहाँ पे अब 200 इंडिविजुअल के ऊपर आप कोई भी ड्रग टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो जाता है कि ड्रग किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मेटाबोलाइज हो रही है और एक्सक्रीट हो रही है, और अपना डायनेमिक्स, मतलब किस तरीके से बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स पे वो काम कर रही है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती रह जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है फेज 4 ट्रायल, जिसको कि फेज 4 को हम लोग बोलते हैं मोर देन 200 इंडिविजुअल्स पे चेक करना। और यहाँ पे जब कोई ड्रग आती है तो इसका मतलब वो ड्रग मार्केट में आने के लिए तैयार हो गई है, और इसी को हम लोग दूसरा नाम देते हैं, उसको बोलते हैं पोस्ट मार्केट सर्विलेंस। ठीक है, मतलब ड्रग का मार्केट में आने के बाद भी हम उसके ऊपर निगाह रखते हैं कि वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर क्या क्या इफेक्ट कर रही है, और अगर कोई इंडिविजुअल वो ड्रग लेने से उसके अंदर कोई साइड इफेक्ट आता है, वो किसी ऑर्गन पे या किसी आपके सिस्टम पे उसका बैड इफेक्ट होता है, तो वो हम रिपोर्ट करते हैं और उस रिपोर्ट को पूरी तरह से एनालाइज किया जाता है। और अगर ये ज़्यादा मात्रा में है और ये ज़्यादा इंडिविजुअल्स के साथ हो रहा है तो ऐसी ड्रग को बाद में वापस भी लिया जाता है, ताकि वो नुकसान बहुत लोगों को ना पहुंचा सके। हमारा मकसद यही होता है कि हम एक पूरी तरीके से सेफ और एफिकेशियस ड्रग मार्केट तक लेके जाएं। तो वहाँ पे एक हम लोग जो फार्माकोविजिलेंस की टीम होती है वो इस पे निगाह रखती है और वो पूरा डेटा कलेक्ट करती है जो जिन नए पेशेंटों को हम लोग दे रहे हैं ये ड्रग। ठीक है, उसमें ये भी मालूम पड़ता है कि सपोज़ किसी भी पेशेंट को, सपोज़ करो वो 2-3 डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, उसमें जो आपने नई ड्रग नई डिजीज़ के लिए दी है तो वो किस तरीके से उनके साथ भी उसका क्या एक्शन और रिएक्शन है, इसको भी हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, सपोज़ करो कि आप एंटी कैंसर के साथ एंटी डायबिटिक ले रहे हैं, ठीक है, और आपके पास आपके डॉक्टर ने आपको नई एंटी डायबिटिक ड्रग प्रिस्क्राइब करी है, तो उसका रिएक्शन या उसका एक्शन उस अदर ड्रग के साथ किस तरीके से है, इसकी भी जानकारी हमें रिपोर्ट करनी होती है और मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस सारे प्रोसेस को देखते हैं और करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है, और इसको बहुत ध्यान से सबको समझना चाहिए, कि अगर कोई भी पेशेंट जिसको कि क्लिनिकल ट्रायल्स में दवा दी जा रही है या उनको क्लिनिकल ट्रायल के अंदर वॉलेंटियर बनाया गया है, तो उनसे कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। कंसेंट का मतलब ये है कि उनका उसमें इन्वॉल्वमेंट, और डॉक्टर को ये बताना उसको बहुत ज़रूरी हो जाता है
कि वो पेशेंट एक क्लिनिकल ट्रायल में इन्वॉल्व है, ताकि वो पूरी तरीके से उस ड्रग की सेफ्टी एफिकेसी के लिए वो रिपोर्ट कर सके कि उसको किस तरीके से इफेक्ट हो रहा है और उसके क्या साइड इफेक्ट या कोई और अदर सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं, इसको रिपोर्ट करना है। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी ड्रग है और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो पूरी तरीके से पेशेंट को का ख्याल रखती हैं, उनके ऊपर जो भी वो खर्च करती हैं नए ड्रग के साथ, उनकी सेफ्टी को भी वो मॉनिटर करती हैं कि ड्रग उनके ऊपर सेफली काम कर रही हैं। दूसरा ये कि अगर आप ऐसे नए ड्रग के साथ आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग रखी जाती है, और उसमें आपको बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि जैसे आप क्लिनिकल ट्रायल का पार्ट है तो उसमें आपको फंड भी दिया जाता है, ताकि आप मतलब एक तरीके से एक वेजेस के रूप में आपको उसमें पैसे भी दिए जाते हैं कि आपने एक वॉलंटियर होके इसमें पार्ट लिया है, तो आप इसके आप लोग मॉनिटरी हकदार भी हैं। ठीक है, तो पैसे का भी एक वहाँ रहता है। तो इसी के लिए आप कभी भी कहीं पे भी बिना जाने बिना समझे ऐसे ही कभी कंसेंट पे या आपका आधार लिंक वो कर रहे हैं या किस तरीके से आपके साथ अगर इस तरीके से जांच वो कर रहे हैं नए ड्रग के साथ, तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए और कंसेंट को पूरी तरीके से रीड करना चाहिए कि उसमें क्या लिखा है, आपके हित में क्या है और कितनी बातें लिखी गई हैं कि किस तरीके से रिपोर्ट करना है। तभी हमें एक सही आइडिया लगता है कि ड्रग जो नई आई हुई है वो सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। क्योंकि देखिए फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ये तो प्रोसेस हम सुन रहे हैं कि फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, प्री क्लिनिकल, क्लिनिकल, लेकिन इस सब में बहुत सारा टाइम और बहुत सारा पैसा जाता है। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि जल्दी रिजल्ट चाहती हैं और जल्दी वो ड्रग को मार्केट में लाना चाहती हैं, तो वहाँ पे कुछ डेटा मैनिपुलेशन या इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं पॉसिबली। लेकिन आज की कंपनीज और रेगुलेटरी बॉडीज़ इतनी इसमें फोकस्ड हैं कि वो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करती हैं कि चीज़ों को एक सुचारू रूप से किया जा सके। ठीक है, तो वह तभी हमारे पास आज की डेट में भी बहुत सारी अच्छी ड्रग्स, चाहे वो डायबिटीज़ की हो, चाहे कैंसर की हो, चाहे डिप्रेशन की हो, जितनी भी डिजीज़ेस हैं सबके लिए अच्छी से अच्छी ड्रग्स हैं और धीरे धीरे इस पर डेवलपमेंट हो रहा है और ड्रग आ भी रही है। ठीक है, तो अब इसका प्रॉस्पेक्टिव ये होता है कि इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं, अराउंड 60 to 70 कंपनीज़ हैं जो कि क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चला रही हैं और वो इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म कर रही हैं। और ये बहुत ही देख रेख में गवर्नमेंट के, जो कि हमारा CDSCO इस पे मॉनिटरिंग करता है, जिसको कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बोलते हैं। उसमें और भी बॉडीज़ लगी होती हैं, जैसे ICMR है, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इसमें लगा होता है। वो सारे डेटाज जो ये कंपनीज जनरेट करती हैं उनको मॉनिटर करती हैं, और ये दवा कोई भी अगर मार्केट में आए तो वो पेशेंट्स को के लिए सेफ रहे। सेफ्टी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, सेफ्टी हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि किसी भी पेशेंट के साथ कुछ भी साइड इफ़ेक्ट उसके ज़्यादा ना हो, इसको ही मॉनिटर करते हैं। ठीक है, एफिकेसी तो अलग चीज़ होती है कि ड्रग का इफेक्ट क्या है, लेकिन अगर हम साइड इफ़ेक्ट भी कम करने, किसी ड्रग के साइड इफ़ेक्ट को भी कम करते हैं तो वो भी एक अच्छे ड्रग के रूप में हमेशा काम कर सकती है। ठीक है, तो बेसिकली आज का मेन मोटिव हमारा समझाने का और इस बात को कहने का ये मतलब था कि दवा को एकदम दवा के तरीके से ही ट्रीट करना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और इसको ये किस तरीके से आती है, ये केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं, और कोई भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट अगर आप लेते हैं तो उसका बॉडी में एक इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, और वो इफ़ेक्ट की तरह रहे, और अगर साइड इफ़ेक्ट हो रहा है तो उसको बिल्कुल हमें रिपोर्ट करना चाहिए रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को, बॉडीज़ को, अपने डॉक्टर्स को, अपने फार्मासिस्ट को। आपको उससे डिस्कस करना चाहिए कि ये दवा खाने से इस तरीके के रिएक्शन हो रहे हैं या इस तरीके की प्रॉब्लम आपके साथ आ रही है, ये रिपोर्ट करना चाहिए और बताना चाहिए, ताकि हमें ये जानकारी हो और उसको हम आगे विभिन्न अथॉरिटीज़ तक ले जाएं, ताकि उसका एक सॉल्यूशन निकल पाए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, कुछ जानकारी मिली होगी, और ये मैं सबके लिए बना रहा हूँ वीडियो की, ताकि जनरल एक नॉर्मल आदमी भी इसको समझ सके और वो इस गहराई को समझ सके कि किस तरीके से ड्रग का हमें
इनटेक करना है और किस तरीके से अगर कुछ ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं उनके साथ तो उसके साइड इफ़ेक्ट को भी किस तरीके से रिपोर्ट करना है। तो मैं आपका फ्रेंड सौरभ एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इसमें कुछ आपको जानकारी मिली हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिए और हमारा चैनल फार्मा एलेक्सर उसको सब्सक्राइब करिए, लोगों को जोड़िए इसमें। आपको ऐसी ही नई नई जानकारियाँ हम लोग देते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।